आसपास के कुछ गांवों से भी हमारे साथी आए हैं। आप सबका मैं मेरे हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। सीताराम जी ने मुझे साफा पहनाकर सम्मान किया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से इनका आभार प्रकट करूं। अभी हमारे सऊ साहब बता रहे थे कि एक जना कोई माला लेने गया था। मैं क्या बताऊं, माला माला बोल रहे थे, वो अभी तक आया नहीं। अरे ये सारी बिछी हुई आंखें हम सबके इंतजार में, इनके आगे माला क्या करेगी? मुस्कुराते हुए चेहरे, सदा खुशहाल व्यक्तित्व के धनी, जब चारों तरफ घिरे हों तो माला का क्या काम होता है। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और आप सबका यहाँ पधारने के लिए आभार प्रकट करता हूं। अभी ये मेरे साथी राजेश जी कुछ बातें बता रहे थे, तो मैं बैठा बैठा सुन रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी मृत्यु हो गई और अर्थी चल रही है। और जब अर्थी चलती है तो भले ही कैसा ही आदमी हो संसार में, क्या आदमी तो ठीक ही हो, कहता है कि नहीं कहता, आप बताओ। तो भाई इतनी बड़ाई मत किया करो, ठीक है ना। मेरा मकसद, मन और मंतव्य ये है कि मुझे जो भी दायित्व सौंपा जाता है उसका मैं कर्तव्य निर्वहन ठीक से करूं। मैं इस मकसद से काम करता हूं हमेशा। तो मैं मेरे कार्य को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए हमेशा प्रयास करता हूं। कुछ चीजें, कुछ बातें मैं आपसे साझा करना चाहता था, विशेष रूप से नौजवानों से साझा करना चाहता था। मैं क्यों चाहता हूं नौजवानों से साझा करना? सुबह से शाम तक अनेक लोग मिलते हैं, मुझे आते हैं, कई बार फोन भी करते हैं कि नौकरी नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज हमारे नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। दुनिया का सबसे नौजवान देश भारत है। 65% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है और 50% इस देश में लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। इतना नौजवान भारत, लेकिन रोजगार का अभाव है। और राजस्थान वो प्रदेश है जो देश में सबसे बुरी स्थिति में है, रोजगार में सबसे बुरी स्थिति में। नीचे से दूसरा नंबर राजस्थान का है। हर चौथा नौजवान बेरोजगार है, हर चौथा नौजवान बेरोजगार है। चिंता की बात है। इसी संबंध में हम कुछ बातें करना चाहते थे। तो उधर मैं गया तो हमारे कुछ नौजवान साथियों ने पूछा, यार ये एसपी सिंह क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताओ। मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे। उनको बताया तो उनको तसल्ली नहीं हुई। इन्होंने कहा माइक से बताना। तो भाई मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। प्यार से घर में मुझे सतपाल बोलते रहे जीवन पर्यंत मेरे सारे दोस्त, घर वाले। और जो मेरा भारत सरकार का नोटिफिकेशन आया उसमें डॉक्टर एसपी सिंह आ गया, तो वो मैं डॉक्टर एसपी सिंह हो गया। कब से? शुरू से। तो सत्यपाल सिंह है, आप ये कह सकते हैं। उसमें थोड़ा जोर आता है तो कुछ साथियों ने एसपी सिंह बोलना शुरू कर दिया। याद रखना हो तो, वैसे तो मैं कलेक्टर पद पे बहुत लंबा रहा हूं, पर हर जिले में एक एसपी भी होता है। अगर नाम भूल जाओ तो एसपी को याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये नाम वाली बात थी, मजाक की बात है। मन में होती है, उत्सुकता होती है। उत्कंठा के कारण कई उत्सुकताएं ऐसी होती हैं जिनको आदमी शांत करना चाहता है। तो सत्यपाल सिंह तो याद रह जाएगा। अरे वो नहीं बोल रहे, वो दूसरी साइड में देखने लग गए जिन्होंने मुझे निर्देश दिए थे। चलो कोई बात नहीं। अब मैं 2-3 बातें आपसे साझा करना चाहता था, विशेष रूप से नौजवानों से। अगर आदमी हालात से समझौता नहीं करे तो वो कहीं भी जा सकता है, मेरा ये मानना है। और मैंने जीवन में ये किया है। कैसे? मैं जब 6ठी क्लास में पढ़ता था, करीब 11 साल 10 साल का था, उस टाइम मैं 13 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाता था। मेरे ख्याल में आज कोई भी ऐसा नौजवान नहीं है जो 13 किलोमीटर पैदल चलता हो। आप लोगों के चारों तरफ रोशनी की बहार है, हर तरह की लाइट आपके घर में है। हमारे यहाँ जब मैं पढ़ता था तो चिमनी से पढ़ते थे, फिर थोड़ी ठीक समय आया तो लालटेन, और थोड़ा सा ठीक समय आया तो लैंप से पढ़ते थे। मेरे ख्याल में आज कोई नौजवान चिमनी, लालटेन, लैंप, मोमबत्ती से नहीं पढ़ता है। हालात से समझौता नहीं करें, हालात से मुकाबला करें। जब थोड़े समय बाद मुझे लगा कि यार घर की स्थिति ठीक नहीं है, पैसे वैसे का जुगाड़ भी उस जमाने में बड़ा मुश्किल था। आज तो अलग हालात
एग्जाम में मैं चयनित हो गया। चयनित होने के बाद उस समय मुझे 2000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी। वो 2000 रुपए आज के जमाने में 5 लाख के बराबर है। आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे मौका मिल गया। 5-6 साल लगते हैं कम से कम, और इंजीनियर 4 साल में बन जाता है, 3.5 साल में। तो उन्होंने मेरे को मैथमेटिक्स दिला दिया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ हालात क्या होता है। मेरे 10th में 88% नंबर थे उस जमाने में। आज तो हर दूसरे बच्चे के 88% है। उस जमाने में फर्स्ट डिवीजन आती थी तो लाख में कोई 1000-1500 आते थे। आज फर्स्ट डिवीजन 90% आता है। जमाना बदल गया ना, पहले और अब के जमाने में फर्क है। उन्होंने मुझे मैथमेटिक्स दिला दिया। 10th में 88% नंबर थे मैथमेटिक्स में, 100 में से सिर्फ 57 नंबर आए, और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में बहुत अच्छे आए। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे को पॉलिटेक्निक में जाना पड़ गया। जब मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाता था बीकानेर, तो पास में मेडिकल कॉलेज है, नौजवानों ने देखा होगा, मेडिकल कॉलेज बीकानेर में और पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर में बीच में एक सड़क है। तो वहां से निकलते थे तो मेडिकल वाले लड़के क्या सफेद रंग का कोट पहनते हैं, उसको एप्रिन बोलते हैं, और हम लोग जाते थे सीधे ही 4 किताबें पीछे साइकिल के कैरियर पे लटका के। तो सफेद कोट देखता था तो मेरे शर्म चलती थी कि यार मैं भी डॉक्टर बन सकता था, कहाँ मैथमेटिक्स ले लिया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ 1979 की बात है, राजस्थान विश्वविद्यालय में अटेंडेंस जरूरी नहीं थी। मैंने जनवरी के महीने में वापस फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी में एडमिशन लिया। अप्रैल में हमारा एग्जाम हुआ, जून लास्ट में रिजल्ट आया, जुलाई में मुझे वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मैं पशु चिकित्सक बनने के लिए राजी हो गया कि मजा आ गया। मैंने पीएमटी भी दी थी, 20 दिन पशु चिकित्सक के हवाले रहा। 20 दिन बाद पीएमटी का रिजल्ट आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन मेडिकल में हो गया। मेडिकल में भी राजस्थान में उस टाइम 450 सीटें होती थी, 435 होती थी, 450 में नहीं। और आज राजस्थान में मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आज राजस्थान में मेडिकल की 4800 सीटें हैं सिर्फ राजस्थान में। उस टाइम कितनी थी? 435। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अगर आपने हिम्मत नहीं हारी, ठान लिया, आपको कोई रोक ही नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद मैंने आईएएस की एग्जाम दिया। उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे पिताजी ने कहा यार क्या होता है आईएएस? डॉक्टर होता है। मैंने कहा उस टाइम डॉक्टर का बड़ा नाम था, कहते भगवान, असल में धरती का भगवान मानते थे। उस जमाने की बात बता रहा हूँ। आज क्या मानते हैं मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, जमाना बदल गया। नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मुझे डॉक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला। सबसे पहली पोस्टिंग मेरी प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, एसएमएस अस्पताल, नाम सुना होगा। उसमें जेके लोन अस्पताल है। जेके लोन में बच्चों का डॉक्टर बना था मैं, तो बच्चों के डॉक्टर के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग वहां हुई। संतोखबा दुर्लभ जी एक अस्पताल है वहां पे, वहां मैंने ट्रेनिंग की थी एमबीबीएस के बाद। जैसे एमडी एमएस होता है इस तरह से डीएनबी होता है। डीएनबी ट्रेनिंग की थी। एग्जाम के बाद में फिर मेरा जेके लोन में हो गया। वहां पे उस समय ये था कि एक रूरल सर्विस करना जरूरी है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, एक एक दिन कितना महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के लिए, उस पर ध्यान दीजिए। तो रूरल सर्विस के लिए मैं गोलूवाला आ गया। आप कभी गोलूवाला जाएं तो वहाँ एक अस्पताल है, देखना। मैंने ज्वाइन किया था 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब मैंने वहां ज्वाइन किया था तो 2-3 कमरे थे अस्पताल में, और चारों तरफ खूब गहरे गहरे खदान थे। गांव में चिकनी मिट्टी लाने का प्रचलन सब जगह है, 35 साल पहले ज्यादा था। उस टाइम इतने पक्के मकान नहीं होते थे। लीपने के लिए गारे से चिकनी मिट्टी लेके आते हैं, तो अस्पताल वाली खदानों से चिकनी मिट्टी लेके आते थे। तो मैं कमरे की छत पे सोता था। तो उस टाइम स्वच्छ भारत मिशन नहीं था, स्वच्छ भारत मिशन नहीं था। तो मैं उठता था तो बोतल लिए हुए लाइन लगी रहती थी मेरे चारों तरफ। मुझे बड़ा बुरा लगता था, यार सुबह उठते ये दर्शन क्या करें। स्वच्छ भारत मिशन वाले समझ गए, आप बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। पर मैंने ठान लिया कि अस्पताल को आबाद करना है। मैंने गांव वालों की मीटिंग बुलाई, 5, 10, 15 लोगों से इंटरेक्शन किया, और गांव वालों के सहयोग से वहां न केवल 4 दीवारी बनवाई, न केवल अस्पताल को बढ़ाया। आज ये है ना मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मैंने उस जमाने के अंदर उस अस्पताल के अंदर दरिद्र नारायण दवा बैंक की स्थापना की। आप सोच नहीं सकते, दरिद्र नारायण दवा बैंक आज का मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना बन गया। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, उस अस्पताल में 4 लोग नहीं आते थे। वहां मैंने कई साल काम किया। जब मैं वहां से रिलीव होके गया तो सैकड़ों लोग रोज आते थे, और मैं वहां से जब रिलीव होके गया लोगों को ऐसे लग रहा था जैसे ये संख्या तो कुछ भी नहीं है, ऐसे लग रहा था, और किसी को बुलाया नहीं था।
मेरे काम की वजह से WHO में मेरा सिलेक्शन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैं बेस्ट मेडिकल अफसर के रूप में चिन्हित हुआ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अनेक बार। और WHO में सिलेक्शन। WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल, दुनिया का सबसे छोटा आपके गांव में है। मैं ऐसे भी काम किया और सबसे बड़े के साथ भी काम करके आया। वहां जब मैंने काम किया तो उसके बाद में जब मैं WHO में गया, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, गोलू वाला की मेरी आखिरी तनख्वाह 10,200 रुपए थी, वो पासबुक आज भी मेरे पास है। और जब मैं WHO में गया तो मेरी पहली तनख्वाह थी 1,04,000। और अगर मैं WHO में रहता तो मुझे आज 10 करोड़ रुपया साल का मिलता, 10 करोड़ रुपया। हालात की वजह से मैंने छोड़ दिया। मैं बताता हूँ कैसे। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जीवन भर नौकरी के पीछे भागते हैं, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पीछे नौकरियां भागती हैं लेकिन वो नौकरी नहीं पकड़ते। मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई है, हकीकत है। आप इस चीज को अगर आत्मसात करके काम करना शुरू कर दिया, निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। कैसे? जब मैंने WHO में काम किया तो मुझे अमेरिका भेज रहे थे, 2000 की बात है, 2001 की बात। अमेरिका में CDC है, कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे बड़ा सेंटर है दुनिया का। मैं घर में बड़ा ही बड़ा था, मैंने कहा मैं वहां चला जाऊंगा, पीछे वाला काम गड़बड़ हो जाएगा। अमेरिका, जर्मनी, जापान जाने वाले वहीं के बन के रह जाते हैं, यहाँ सब इंतजार करते रहते हैं, आता ही नहीं। कहते हैं ना, बापू आवे ताली बाजे। मैंने कहा अपने को ऐसी ताली नहीं बजवानी। तो मैं 2 साल बाद वापस आ गया मेरे उसी में। मैं आया तो मुझे CMHO बना दिया। जब मुझे CMHO बनाया तो अपना जिला स्वास्थ्य मानकों में 28, 29 और 31 नंबर पे था। स्वास्थ्य मानक क्या होते हैं? अस्पताल में कितने मरीज आते हैं, अस्पताल में मरीज आते हैं उनमें से ठीक कितने होते हैं, अस्पताल में मरीज आते हैं उनमें से भर्ती कितने होते हैं, अस्पताल में डिलीवरी कितनी होती है, आपके क्षेत्र के अंदर टीकाकरण की क्या स्थिति है, आपके यहाँ फ्री दवाई कितने लोगों को मिलती है, और फ्री दवाई से संतुष्टि कितनी है लोगों की। इस तरह के 28 मानक होते हैं। उन 28 मानकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोलू वाला 10 को 1 नंबर पे रहा। मैंने जब तक काम किया 15 साल 1 नंबर पे रहा। उसी की बदौलत में WHO में गया था। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको जो भी काम सौंपा गया है वो अगर आपने मन से, तसल्ली से, लगनशीलता के साथ, कर्मठता के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, समर्पण भाव के साथ आपने कर दिया, चाहे वो दुकानदारी का काम हो, चाहे खेती बाड़ी का काम हो, चाहे फैक्ट्री का काम हो, चाहे बैंक का काम हो, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जब मैं CMHO बना तो पूरे जिले के अंदर करीब 3,500 लोग कर्मचारी होते हैं CMHO के नीचे। 3,500 लोगों से काम करवाना थोड़ा सा चैलेंज होता है। जब आप काम करने लग जाते हो तो जो काम करना चाहते हैं वो तो आपके साथ खड़े रहते हैं, और जो काम नहीं करना चाहते वो भाग जाते हैं। जब हमने काम करना शुरू किया तो अच्छे लोगों की लाइन लग गई। अच्छा हुआ, जिला 1 नंबर पे आ गया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मैं सोच नहीं सकता जब जिला 1 नंबर पे आया तो मेरा सिलेक्शन अखिल भारतीय सेवा में हो गया, ऑल इंडिया सर्विस जिसको बोलते हैं, और मैं IAS बन गया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आप भी बन सकते हो। कभी मैं 45 साल की, 48 साल की उम्र में IAS बना, आप बन सकते हो। आप सोच सकते हो कि बन सकते हो 48 साल में? अरे बन सकते हो, अगर आपने कर्मठता के साथ काम। मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे बनूंगा, लेकिन काम का जुनून था, काम करने की मन में लगन थी। जो भी काम आप करते हो अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे नौजवान को जानता हूँ जो गंगानगर की सड़कों पे 12 साल पहले छतरी के नीचे खाने पीने का सामान बेचता था। मैं ऐसे नौजवान को जानता हूँ जो हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, फ्रूट छतरी लगा के सड़क के नीचे बेचता था, सड़क पे बेचता था, छतरी के नीचे, गंगानगर में। गंगानगर दूर नहीं है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, वो लड़का क्या था मालूम है? वो लड़का BCom और MCom गोल्ड मेडलिस्ट, कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। DU का गोल्ड मेडलिस्ट गंगानगर की सड़कों पे खाने पीने का सामान बेचेगा क्या? आप जरा अपने आप से सवाल पूछिए। लेकिन उसने हिम्मत की, बेचना शुरू किया। आप कभी गंगानगर जाएं तो मेरे से एड्रेस लेके जाना, वो मेरा रिलेटिव भी है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, उसका भाई भी उसके साथ में लग गया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि पिछले साल उनका 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 200 करोड़ रुपए का। और उनकी इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि गंगानगर में उसके बराबर की कोई फैक्ट्री नहीं है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, यार बैंक पीछे भागते हैं कि लोन देंगे, लेकिन आपके पास कौशल होना चाहिए, कौशल। आपके पास स्किल होनी चाहिए। आपके पास स्किल नहीं है, ये आपका मेरा दुर्भाग्य है।
भादरा में कोई कौशल विकास केंद्र नहीं है। भादरा में नहीं, हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी कोई अच्छा कौशल विकास केंद्र नहीं है। क्यों नहीं है? आजादी के 75 साल बाद जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस टाइम अगर ऐसा हालात है तो उसको बदलेगा कौन? आप बदलेंगे, हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जो काम हाथ में लेते हैं उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। जो काम आप कर रहे हैं उसको पूर्णता से करें, निपुणता से करें, सामर्थ्य से करें, संयम से करें, समर्पण भाव के साथ में करें, आत्म अनुशासन से करें। आपको कोई रोक ही नहीं सकता। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मैं एक ऐसे नौजवान को जानता हूँ जो 15 साल पहले रेडी पे बंबई की सड़कों पे सामान बेचता था और पिछले साल उसका 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। अंदाजा लगाइए, जिसका 10,000 करोड़ का टर्नओवर है उसने कितने लोगों को नौकरी दे रखी होगी? क्यों? क्योंकि उसमें कौशल है, उसके अंदर निपुणता है, उसके अंदर स्किल है। हमारे सिस्टम में स्किल नहीं है। मुझे बड़ा तकलीफ होता है, लोग आके कहते हैं छोटी सी नौकरी के लिए कि मेरी सिफारिश करो। अरे भादरा में ऐसी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कायदे से। क्यों है ऐसा? ये बड़ा प्रश्न है, आपके समक्ष है, मेरे समक्ष है, सबके समक्ष है। इस पे आपको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। जब मैं अखिल भारतीय सेवा में गया, नौजवान ध्यान से सुनेंगे, 3 दिन बाद मुझे दिल्ली एक मीटिंग में भेजने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने बोल दिया कि आप जाइए। मैंने कहा सर, भारत के सेक्रेटरी आ रहे हैं वहां, मैं तो जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और छोटा पद है। उन्होंने कहा नहीं, आपने WHO में काम किया, मेडिकल एजुकेशन का मैटर है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है। उन्होंने मुझे भेज दिया, बड़ा अधिकारी मना नहीं कर सकते। मैं चला गया वहां क्या डिस्कस होना था कि आपको नया मेडिकल कॉलेज चाहिए क्या? मेरे से पहले 8 सेक्रेटरी ने डिस्कस किया, 14 सेक्रेटरी को बुलाया था पूरे कंट्री से, पूरे देश से। अब महाराष्ट्र को बुलाया, गोवा को बुलाया, बंगाल को बुलाया, केरल कर्नाटक को बुलाया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का 8वां नंबर मेरा आया। सबने कहा हाँ साहब मेडिकल कॉलेज चाहिए कि 25 और 50 बीघा जमीन चाहिए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। नियम है, कानून है। तो मैं बड़ी दुविधा में था। मैंने कहा जयपुर में 25 बीघा नहीं मिलेगी, कोटा में नहीं मिलेगी, उदयपुर में नहीं मिलेगी, कहाँ शहर के बीच में, कहाँ पुराना अस्पताल है उसके पास मिलेगी क्या? हनुमानगढ़ में नहीं मिलेगी 25 बीघा शहर के बीच में। जब नंबर आया डिस्कशन, सबने यस कर दिया, ओके हो गया, मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हो गया उनका। मेरा नंबर आते मैंने कहा सर माफ करना, हमारे यहाँ जमीन नहीं है। तो उनका ओके नेक्स्ट, हाँ ठीक है आगे चलो, दूसरे का नंबर। मैंने कहा सर माफ करना, मैंने WHO में काम किया है और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बंबई के अंदर 45 मंजिला भवन बना हुआ है, जयपुर के अंदर भी 10-10, 20-20 मंजिला भवन बने हुए हैं। मैंने कहा साहब आप परमिशन दे दो, हम 5 बीघा के अंदर वर्टिकल चले जाएंगे, हम बहुमंजिला इमारत बना के मेडिकल कॉलेज शुरू कर देंगे। तो उनको चौंके, उन्होंने कहा यार MCI का रूल है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा साहब MCI का रूल तो 1947 में भारत आजाद हुआ, उससे पहले के बने हुए हैं। अब उसके बाद में तो जनसंख्या बढ़ गई, हम 35 करोड़ थे, आज से 15 साल 14 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा सर हम 115-17 करोड़ हैं, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा सर इतना 3 गुना 4 गुना सारा सिस्टम बढ़ गया। वो बेंगलोर के थे, मैंने कहा सर बेंगलोर में 25 बीघा नहीं मिलेगी। भारत का सेक्रेटरी, मैंने कहा साहब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, अपने स्टेट के अंदर ही नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकता तो अपन क्या कहाँ जाएंगे? उनके स्ट्राइक की बात दिमाग में, उन्होंने कहा बात तो सही है, क्या करें बताओ। इतने में मेरे से पहले जो सेक्रेटरी कह के गए थे कि हाँ 25 बीघा, बोले साहब जमीन तुम्हारे पास ही नहीं है। उन्होंने उनको इतना कहा आप सोच नहीं सकते, और मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे धन्यवाद दिया और मुझे कहा कि यार मैं भारत सरकार की कैबिनेट में लेके जाता हूँ ये मैटर, और 15 दिन का टाइम दिया, आप प्लान बना के आओ, आपने अच्छा सुझाव दिया है। 15 दिन बाद हम वापस गए, भारत सरकार के कैबिनेट में अप्रूव हुआ। और आप लोगों की जानकारी के लिए RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस मेडिकल कॉलेज, RUHS मेडिकल कॉलेज पूरे देश का पहला मेडिकल कॉलेज है जो जयपुर के अंदर 5 बीघा में बनाया हमने। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास में कोई आइडिया है, कोई विचार है, आपका अपना ओरिजिनलिटी है, उसको अगर जनहित में आप काम में लेना चाहते हो तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। एक छोटी सी चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहता था। एक जिले में मुझे कलेक्टर बना के भेज दिया, अब वहाँ बड़ा खराब जिला था। खराब क्या होता है जिला, पहले सुना होता कलेक्टर तो पंख लग गए, जैसे ही नाम आया ना कलेक्टर लग गया। वहां जाके देखा तो खराब, 3.5 महीना तो साल में वहां पे बाढ़ रहती है। हमारे यहाँ 400-450 मिलीमीटर बारिश होती है, इस बार तो इतनी भी नहीं हुई। आपको भी बारिश की आज भी जरूरत है मेरे ख्याल में। और उस जिले के अंदर बारिश कितनी आती है? कम से कम 1000 मिलीमीटर, 1200 मिलीमीटर। और कुछ ब्लॉक ऐसे थे उसके जिसमें 2500 मिलीमीटर बारिश होती है, 2500 मिलीमीटर। वहां पे 3 महीने बाढ़ के रहते हैं। वहां देखा सहरिया जनजाति, आपने नाम सुना होगा, 12 जिला, और रोज अखबार में आता भूख से मौत।
और मुख्यमंत्री जी का जिला, भूख से मौत मुख्यमंत्री जी का जिला, भूख से मौत का मतलब उस जिले के कलेक्टर के माथे पे कलंक। और अगर मुख्यमंत्री का जिला हो तो किसके माथे पे कलंक, बताने की जरूरत नहीं। उधर से फोन आया, मैडम ने कहा कलेक्टर साहब ये क्या है, व्हाट इज दिस। मैंने बताया मैडम ये तो ऐसे, मैंने एडीएम से पूछा, उसने कहा साहब ये तो हमेशा ऐसे ही चलता है, कोई खास बात नहीं। मैंने कहा लोग मर रहे हैं, खास बात नहीं है। अरे बोले साहब हमेशा ही होता है। मैंने कहा यार इसको चेक करो। बोले साहब हम क्या कर सकते हैं। मैडम ने फोन काट दिया। मैंने आगे मैटर को एग्जामिन किया तो पता चला कि एक कमरे में रहते हैं। शहरिया जनजाति आप पढ़ना, किताबों में पढ़ना, ऑनलाइन भी देखना, एक कमरे में रहते हैं, वही रसोई और कम से कम 6-7 बच्चे होते हैं। हमारे कितने 2 या 3 पी के एक होता है, उनके 6-7 बच्चे। माता पिता हो तो कितने हो गए एक कमरे में, 6 हो गए, 2 8, माता पिता 10 हो गए, एक कमरा। अब वो शहरिया क्या करता है, मजदूरी करता है, सारा शहरिया मजदूरी करता है, 300-400 रुपए कमा के लाता है और क्या कहता है 2 रुपए का नमक, 2 रुपए का मिर्च दे दो, 50 पैसे का नमक दे दो, 3 रुपए का आटा दे दो, ऐसे करके 100 रुपए का सामान लाता है और जो 300 रुपए का बोतल लेके आता है, वो बोतल आके पीना शुरू करता है। माँ को जुकाम हो गया, खांसी हो गया, निमोनिया हो गया, बच्चे के दस्त हो गया, उल्टी हो गई, पीलिया हो गया, वो दिखाता नहीं है उसको। वो जब तक दारू खत्म नहीं हो तो उतरता ही नहीं है दारू उसका। हमने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है। एडीएम को पूछा, कलेक्टर तो एडीएम एसडीएम को ही पूछेगा। वो बोले साहब आप क्यों चिंता करते हो, हमेशा ही होता है, ऐसे ही छपता है। अरे मैंने कहा गलत बात है यार, सीएम का फोन आ गया, कितनी बड़ी बात है। मैंने क्या किया, नौजवानों से कहना चाहता हूँ ध्यान से सुनना। मैंने 28,000 परिवार शहरिया जनजाति के उस जिले में, मैंने 28,000 कर्मचारियों, 28,000 परिवारों पे, हर 10 परिवार पे एक कर्मचारी, 2800 कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी। क्या ड्यूटी लगाई, मैंने कहा इन घरों में जब भी कोई बीमार होता है तत्काल अस्पताल में भेजो और मुझे सूचना दो। हमने सिस्टम बना दिया। आप ताजुब करोगे 15-20 दिन बाद में जब इस तरह के हालात होने लग गए, थोड़ा कंट्रोल हुआ, लेकिन मृत्यु फिर भी हो रही। बरसात हो रही, एक औरत का छप गया अखबार में कि हे भगवान मैं मरना चाहती हूँ, इच्छा मृत्यु दे दो मेरे को, कलेक्टर इच्छा मृत्यु दे दे। अरे मैंने कहा एडीएम साहब ये क्या है। अरे बोले साहब ऐसे ही छपता रहता है। मैंने कहा यार हर बात पे आप ऐसे बोलते हो, इनके यहाँ क्या है, अनाज नहीं है। वो पत्रकार जाता है, फोटो लेता है, पत्रकार यहाँ पे कोई है तो माफी देना भाई, ऐसी पॉजिटिव चीज लेनी चाहिए जिंदगी में जिससे लोग आगे बढ़े, नेगेटिव नहीं हो। मैंने क्या कहा भाई 28,000 परिवार हैं, भूख से मर रहे हैं, अखबार में ये छपता है, मुख्यमंत्री का जिला, साधनों की कमी नहीं। मैंने कहा 28,000 घरों में 2-2 बोरी गेहूं की डाल दो, 56,000 क्विंटल बोरी डाल दी हर घर में। एक कमरे में जहाँ 8 आदमी रहते हैं वहां 2 बोरी और डलवा दी। अब वो कोई मरता है, फोटो लेने जाता है तो साथ में गेहूं की बोरी की फोटो और छप जाती है। अब गेहूं की बोरी की फोटो छपती है तो भूख से मरना बंद हो गया, यानी छपना बंद हो गया। नहीं समझे भाई, बोरी पड़ी है, गेहूं पड़ा है तो लोग कैसे आरोप लगाएंगे। एडीएम एसडीएम की मीटिंग बुलाई 5-7 दिन बाद, बोले साहब मजा आ गया। क्या हुआ, बोले साहब छपना बंद हो गया। मैंने कहा मरना कैसा, मर तो वैसे ही रहे, छपना बंद हो गया। अरे मैंने कहा यार कमाल कर रहे हो तुम, मरना बंद करना है, हमें छपने बंद से क्या लेना देना है। वो कर्मचारी 2800 जन की ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने रात दिन काम किया, अस्पताल में लोगों को भर्ती करवाया, भर्ती करवा के इलाज करवाया। ताजुब करोगे, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ जहाँ 50 साल से लोग मर रहे थे, हमने 6 महीने में मृत्यु को बंद कर दिया। जो आकस्मिक मृत्यु हो रही, जो आकस्मिक मृत्यु हो रही। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ पानी की कमी है, बहुत ज्यादा है ना, है। उस जिले में इतनी बरसात होती है फिर भी पानी की कमी। आप देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर हैंडपंप फेल हो जाता। पहाड़ी इलाका है, कई जगह मैदानी इलाका है, पानी बहकर नदियों में चला जाता है, स्थानीय नदियों से चंबल में चला जाता है, चंबल दरिया में समा जाती है। पानी खूब आता है, छोटे छोटे डैम बने, बड़ा डैम कोई था नहीं। और छोटे छोटे डैम के अंदर पानी कितना होगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4 महीने बाद पानी खत्म। हमारे 8 में से 6 ब्लॉक डार्क जोन में थे। आपको ध्यान हो तो एक मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना आई थी, मैंने उस योजना को अच्छे से लागू किया। कैसे, पंच, सरपंच, गांव के लोग, एनजीओ, जितने क्लब बने हुए उनको साथ में लिया, सारे अधिकारी कर्मचारियों को साथ में लिया और जो पानी जहां पड़ता था उसको वहीं रोकना शुरू कर दिया। कहीं पे एनीकट बना दिए, कहीं पे चेक डैम बना दिए, कहीं और कुछ नहीं तो खाइयां बढ़वा दी। पानी जहां था वहीं का वहीं रुकवा दिया उसको। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप ताजुब करोगे, आपको सरप्राइज होगा कि 1 साल बाद भारत सरकार पूरे देश का सर्वेक्षण करती है कि नीचे के जल की क्या स्थिति है। 1 साल बाद 12 जिले में 1918 में 0.9 से 1.2 मीटर पानी का लेवल बढ़ गया पूरे जिले में। पूरे जिले में, एक जगह नहीं, पूरे जिले में
यानी 4 फीट पानी बढ़ गया है। तो इसका मतलब अगर आप में इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, करने का सोच है, मानस है, तरीका आता है, तो आप ये कर सकते हो। हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं है ना, फैक्ट्रियां नहीं है। ऐसे जिले हैं जहाँ पे 20-20 फैक्ट्रियां लगी हैं, और एक फैक्ट्री में 1000 आदमी काम करें तो 20,000 आदमी काम लग गए कि नहीं लग गए। हमारे यहाँ एफपीओ नहीं है। क्या होता है एफपीओ? फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? 10 किसान मिलके आपस में कोई काम करते हैं, जैसे कोई वेयर हाउस बना लिया, कोई अनाज को छांटने के तरीके होते हैं अलग अलग, ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है, इस तरह से करके काम होते हैं, वो करना शुरू कर दिया। उन जिलों के अंदर इतने एफपीओ बने, आपके यहाँ, हमारे यहाँ एक भी नहीं है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। कुपोषण के अंदर 12 जिला नीचे से 3 नंबर पे था, नीचे से। ऊपर से कितने नंबर पे था? पोषण में 12 जिला, पोषण में 650 जिलों में 447 नंबर पे था। और जब हमने प्रोग्राम लागू किया गेहूं वाला, सहरिया वाला, दवाई वाला, इलाज वाला, तो 12 जिला एक साल में पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, 1 नंबर पे आ गया, पूरे कंट्री में 1 नंबर पे आ गया। आप बताइए, 12 जिला जो देश का पहला राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार है, वो 12 जिले को मिला, पूरे देश का पहला पुरस्कार। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप जरा दिमाग लगाइए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते हैं, 12-14% पे लोन मिलता है आपको बैंक से, है।